राजपूतों की शान कहलाने वाले और कुख्यात डाकू फूलन देवी को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले शेर सिंह राणा ने बताई बिहार की जनता का उद्धार करने के लिए अपनी नई राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी आगामी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। वो आइए जानते हैं कि बिहार की जनता के लिए किन किन मुद्दों के साथ आए हैं शेर सिंह राणा। आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, ये बिहार में बिहार चुनाव में क्या इसकी आगे रणनीति है? शेर सिंह जी कहीं ना कहीं सामने बैठ के तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। आपकी सरकार जो है प्राइवेट बसों को भी उनके लिए फ्री करेगी या सरकारी जो बसें हैं या सरकारी जो व्यवस्था है उसका प्रबंध करेगी। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज बीजेपी से कहीं ना कहीं रुष्ट है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी उनके हिसाब से काम नहीं कर पा रही। क्या है मिस्टर समीकरण? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, ये बिहार में बिहार चुनाव में क्या इसकी आगे रणनीति है? क्या कुछ आप नया करेंगे बिहार चुनाव में? आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, बिहार चुनाव को लेकर काफ़ी समय से हमारा जो राजनीतिक दल है आरजेपी सत्य वो लोगों के बीच में काम कर रहा है। जब लॉकडाउन हुआ तब भी हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों को जिस तरीके से भी इंडिविजुअल वे में हम हेल्प कर सकते थे, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उन्होंने हेल्प की लोगों की। अभी वहाँ पर काफ़ी सारे जिलों में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में भी लोगों की जिस तरह से वो कर पा रहे हैं मदद, क्योंकि आपको बता दूं हर स्तर पर जो है एनडीए की सरकार जो है बिहार में फेल हुई है। उसमें चाहे नीतीश कुमार जी का जेडीयू हो, चाहे भाजपा से सुशील मोदी जी हो, और चाहे जो है चिराग पासवान जी जो बिहार की राजनीति करते हैं, क्योंकि इन तीनों ही राजनीतिक दलों की सरकार है बिहार के अंदर। तो तीनों ही राजनीतिक दल बिल्कुल फेल हुए हैं, चाहे वो बाढ़ से संबंधित बात हो और चाहे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। कहीं ना कहीं आपकी बात काट रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये कंफर्म है? बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। 238 सीटों पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। लेकिन आपके माध्यम से मेरा निवेदन चुनाव आयोग को है कि अभी लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की सुरक्षा अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन है बिहार में, अभी भी लॉकडाउन है। तो अगर चुनाव को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए तो बिहार की जनता के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। बिहार की सरकार का सबसे बड़ा फेलियर तो ये है जो पूरे दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, गुजरात से लाखों की संख्या में जो है बिहार के जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको वापस आना पड़ा। इससे सीधा ये पता चलता है कि 15 साल में नीतीश कुमार जी अपने राज्य में रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाए, इसीलिए लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी क्या बात है कि वहाँ के व्यक्ति को जो है दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल रही कोरोना के। ये मेरा कहना नहीं है, ये तो पूरा देश ने अपनी आंखों से देखा है। आप बताइए, फेलियर ही तो है ये। अगर मान लीजिए लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, अगर पंजाब में लोग जा रहे हैं मान लीजिए 50 लाख आदमी, 20 लाख आदमी, दिल्ली के अंदर 50 लाख आदमी आ रहे हैं, 10 लाख आदमी आ रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जब उनके पास अपने रोजगार नहीं है राज्य में, तभी तो बेचारे जा रहे हैं। वरना अपना घर छोड़ के कौन व्यक्ति जाना चाहता है, अपने माता पिता को, अपने बीवी बच्चों को? तो ये एक दुर्भाग्य है कि पहले 15 साल लालू यादव जी ने बिहार को ऐसा मतलब ऐसी हालत कर दी कि वहाँ कोई रोजगार नहीं लगा पाया बदमाशी के कारण। और अब इन्होंने 15 साल में जो है ऐसी हालत कर दी है, पहले बदमाशी के कारण नहीं लगा, और अब जो है इनकी जो कथनी और करनी में जो फर्क है उसके कारण कोई रोजगार। लेकिन शेर सिंह जी कहीं ना कहीं सामने बैठ के, सामने जो अपोजिशन में पार्टी बैठी होती है उसको इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके ऐसे क्या रणनीति है बिहार को लेके या बिहार की जनता को लेके? आपकी पार्टी की क्या ऐसी रणनीति है जो आपको कंफर्म है कि आप उनके लिए कुछ नया कर पाएंगे? आपकी क्या रणनीति, कुछ आप बताइए। देखिए, हमारी हर वर्ग को लेकर एक रणनीति है, चाहे हमारी महिलाएं हो, बहनें हो,
हमारे लिए हम जो उनको देना चाहते हैं जी। हमारी इच्छा है कि उनको दो चीज़ों पर उनके ऊपर फोकस करके काम करें जी। वो है उनका सुरक्षा और मान सम्मान जी। और उनको सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं जी। तो हम जो सबसे पहली जो सुविधा देना चाहेंगे हमारी पार्टी सत्ता में आते ही देगी एक तो हम उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे जी। मतलब कि हमारी कोई भी माँ और बहन पूरे बिहार के अंदर किसी भी ट्रांसपोर्ट से चाहे वो कोई बस हो चाहे वो जो है कोई मतलब कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो उसमें जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तो ये जो सरकारी सुविधा है जैसे बस सरकारी बस हो गई या कोई सरकारी कुछ जो भी चलते हैं या फिर देखिए बिहार के अंदर क्या है सरकारी ट्रांसपोर्टेशन जीरो के मानिए आप जी। क्योंकि वहाँ पे बदमाशी के कारण जी। लालू जी के राज में इतनी बदमाशी थी कि सरकार अपनी बसें चला ही नहीं। लेकिन लालू जी जो गए अब तो नीतीश जी बैठे हैं तो इनके राज में क्या लगता है आपको? जी नीतीश जी भी सरकारी बसों का ढांचा वहाँ तैयार नहीं कर पाए और करीब करीब प्राइवेट बसें वहाँ पर लोग आपकी सरकार जो है प्राइवेट बसों को भी उनके लिए फ्री करेगी? हाँ, बिल्कुल, या सरकारी जो बसें हैं या सरकारी जो व्यवस्था है उसका प्रबंध करेगी वहाँ की माता और बहनों के लिए? जो प्राइवेट बस हैं उनके अंदर भी उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा क्योंकि देखिए प्राइवेट बस हो चाहे सरकारी बस हो जी। वो किस रूट पे दौड़ेगी परमिट तो गवर्नमेंट ही इशू करती है जी। तो किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को तभी इशू किया जाएगा वो जो है रूट जो है जी। परमिट जो है तभी जब वो इस शर्त को मानने के लिए रेडी हो। तो ऐसा एक बात आपने ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बोला कि वहाँ की जो आप वहाँ के बिहार के जो माता और बहनें हैं जो बिहार के जो जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए आप बस सेवा और जितने भी प्राइवेट जीप या टेम्पू जो चलते हैं उन सबको आप फ्री करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको लागू करना ही बहुत कठिन है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मजदूर बिहार के बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं या करने के लिए मजबूर है अपने घर को पालने के लिए, उनकी नौकरी के लिए आपने क्या सोचा है? उनको रोजगार आप बिहार में देंगे या फिर भी उन्हें बिहार से जाना पड़ेगा? देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि हर वर्ग के लिए हमारे मैनिफेस्टो में हमारे पार्टी के अंदर अलग अलग मतलब हमने बनाए हुए हैं उनकी किस तरह से हम सरकार बनने पर सहायता करेंगे। जैसे मैंने अपनी माताओं बहनों के लिए बताया आपसे कि दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, एक तो उनकी एजुकेशन सुरक्षा के साथ जी और उनका ट्रांसपोर्टेशन जी। जो हमारे युवा हैं हम युवाओं को दो श्रेणी में रख के चलेंगे। देखिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक नए सोच की पार्टी है, मैं आपको बता दूं, ये वो धकियानुसी उस पर चलने वाला काम नहीं है हमारा। हम हर जिले के अंदर जो है एक स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जी। क्या कारण है कि सारे खिलाड़ी जो है वो हरियाणा से निकलते हैं या एक दो पंजाब से निकलते हैं? क्या कारण है कि हमारे बिहार के भाई जो है ओलंपिक से मेडल जीत के नहीं लाते हैं जी। तो हम सरकार बनने पर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे और इसमें कुछ नहीं लगता है। बिहार का जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और मेहनती है। अगर हम हर जिले के अंदर एक मान लीजिए अगर बहुत बड़े लेवल पे भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं तो एटलीस्ट हम ट्रैक तो बना सकते हैं। बिल्कुल। जो लड़के दौड़ उससे दो फायदे होंगे, एक तो स्पोर्ट्स में निकलेंगे, इसके अलावा जो है देश में आर्मी के लिए या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके लिए भी वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी नौकरियां पा पाएंगे जी। और दूसरा हम उनके खेल कूद की तरफ तो ध्यान देंगे जिससे कि वो उस लाइन में भी आगे बढ़े। उनके जो मतलब नौकरी के लिए, क्योंकि ये भी एक बंदोबस्ती है नौकरी का जी। चाहे वो खिलाड़ी बन के नौकरी प्राप्त करें और चाहे वो खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करें जी। दूसरा है कि हम जो स्किल्ड जो पर्सन्स हैं, क्योंकि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं जी। क्योंकि बाहर इसीलिए जाते हैं, उनको इसीलिए बाहर काम मिलता है कि वो हाथ के कारीगर लोग हैं जी। तो इस तरह की व्यवस्था जो है हम बिहार के अंदर ही बनाएंगे कि जो उनकी जो स्किल्ड जो है वो बिहार के राज्य के लिए काम आए जी। और वहाँ जो चीज़ वो बाहर बनाते हैं हम ऐसा माहौल बना के देंगे कि यहाँ पर जो बिहार के अंदर जो स्किल्ड लेबर है वो संख्या में ज़्यादा मौजूद है, तो उससे अट्रैक्ट होगा जो हमारा जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पर स्किल्ड लोग हैं, प्लस यहाँ पर
क्राइम तो देखिए आरजेपी के सामने कभी टिक नहीं सकता है प्रदेश के अंदर, तो क्राइम फ्री राज्य है। कुछ और भी सुविधा हम उनको देंगे जिससे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लग सकें, और सरकार के माध्यम से भी हम कुछ नई चीज़ें जो अभी लगातार नीतीश जी ने, लालू जी ने बंद कर दी हैं, उनको भी खुलवा कर सरकारी रूप में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ लगवाएंगे। कहीं ना कहीं शेर सिंह जी की आपने एक अपनी अलग से पार्टी बनाई, लेकिन आज के टाइम पर हमारे जो भारत में अगर हम दलों की संख्या देखें, जो पार्टियां हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, मतलब काफ़ी है, अनगिनत है। तो आप चाहते तो आप किसी बीजेपी का या समाजवाद है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिनका आप साथ लेकर के उनके साथ जुड़ के भी ये काम कर सकते थे। तो आपकी नज़रों में क्या सारी पार्टियां ऐसी नहीं है, कोई आपके मुताबिक की, कोई आपके हिसाब की पार्टी जिसके साथ आप जुड़ के भी ये काम कर सकें? क्योंकि ये एक नया चैलेंज है कि आपने एक नई पार्टी बनाई और आप फिर ज़मीनी लेवल पर जुड़ के आप उसको जो है खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल भी अपने में। देखिए क्या है कि देश में दो तरह के राजनीतिक दल हैं जी। एक है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और एक है क्षेत्रीय दल है जी। देखिए राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं जी, उनके काम करने का तरीका और उनके मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं जी। और जो क्षेत्रीय दल होते हैं जी, उनके मुद्दे और काम करने का तरीका एकदम अलग होता है। अब जो जिस वर्ग से मैं आता हूँ वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय पार्टी का वोटर है, उसको पसंद करता था। लेकिन ऐसा मानने में आया कि हमने राष्ट्रीय पार्टी को वोट दी, सरकार बनवाई, लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय पार्टी, मान लीजिए हम भाजपा की बात करते हैं जी, आज देश में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है जी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है 42 क्षेत्रीय दलों को अपने साथ एनडीए में शामिल किया हुआ है और उनके साथ मिलकर जो है सरकार बनाई हुई है और चला रहे हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि जिसके हम वोटर हैं, क्योंकि हम मान लीजिए वोट देते हैं राष्ट्रीय पार्टी को जी, लेकिन क्योंकि 42 क्षेत्रीय दल जो प्योर जाति आधारित पार्टियां हैं, चाहे उसमें रामविलास पासवान जी की एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो कुर्मी समाज की, चाहे जो है हमारे निषाद पार्टी हो यूपी से, अपना दल हो, या जब यूपीए की गवर्नमेंट थी कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें चाहे लालू यादव जी की आरजेडी हो, चाहे जो है इधर बसपा हो या समाजवादी हो। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए राष्ट्रीय पार्टी हमारे पक्ष में कोई कानून बनाना चाहती है, लेकिन जब मोदी जी या मनमोहन सिंह जी ने ये सोचा कि भाई हम कोई कानून ऐसा बनाते हैं जिससे कि ये जो हमें वोट देता है इसका भी कुछ भला हो जाए। अब मोदी जी ने सोचा कि भाई इनके लिए भी कुछ कानून बनाएं, तो वो अपनी जो 42 पार्टियों का एनडीए जो है उसके साथ मीटिंग जब करते हैं तो वो जो 42 पार्टियां हैं वो मोदी जी को धमकी देती हैं कि अगर आपने इनके पक्ष में कानून बनाया तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। अब क्योंकि हम वो 42 पार्टी का वोटर हमारी समाज नहीं है, बिल्कुल, तो वो हमारा खुला विरोध करते हैं उस मीटिंग में, तो जिसके कारण मोदी जी जो है चाहते हुए भी हमारे पक्ष में कानून नहीं बना पाते। तो हमारा ये मानना है कि जब वो 42 पार्टी गैर जरूरी तरीके से हमारा विरोध करके हमारे खिलाफ कानून बनवा देते हैं, हमारे पक्ष में कानून नहीं बनने देते हैं, तो हमें भी एक राजनीतिक दल ऐसा बनाना चाहिए कि जिसका एजेंडा हो कि हम ना किसी के अधिकार को मारेंगे और ना अपने अधिकार को किसी को मारने देंगे। जब हम वहां पर अगर एनडीए में आज 42 पार्टियां हैं और अगर हम वहां 43 के रूप में बैठे होंगे, या अगर यूपीए की सरकार है वहां पर अगर 54 पार्टियां हैं, तो अगर हम 55वें के रूप में वहां पे बैठे होंगे और कोई हमारे समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई ऊट पटांग कानून या ऊट पटांग बात हो रही होगी, तो हमारी पार्टी का प्रतिनिधि जो वहाँ मौजूद होगा वो उसका विरोध करेगा। जबकि आज क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि उस मीटिंग में शामिल नहीं होता है, तो लोगों ने बहुत सारे सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों को तो वहाँ पर बैठ के अपने विचार रखने का मौका नहीं मिलता। आपकी मैं बात काट रहा हूँ राणा जी, आपने बोला हमारा प्रतिनिधि, लेकिन आपने कहा कि आपकी पार्टी जो है मतलब सब हर वर्ग के लिए है, लेकिन हमारे से मतलब क्या है? सिर्फ आप राजपूतों की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है ये क्षत्रिय विचारों पर महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर चलने वाला राजनीतिक दल है।
महाराणा प्रताप जी ने जिस तरीके से हकीम खान को भी अपने साथ लिया, तो उन्होंने पूंजा भील जो एसटी समाज से थे उनको भी साथ लिया, तो उन्होंने कीरत बारी के परिवार को भी, उस परिवार ने रिस्पेक्ट दी जो दलित समाज से थे, तो हमारी जो पन्ना धाई हैं उनको भी रिस्पेक्ट दी जो गुर्जर समाज से थी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, सबको हम साथ लेकर चलेंगे। मतलब आप जो 43 दल हैं छोटे छोटे जो अपनी ही जाति को मतलब उसका दिखा करके कि भाई हमारी जात के हिसाब से इतने हमारे पास वोट हैं और आप हमारे हिसाब से कानून बनाइए, मतलब आपका दल उस टाइप का दल नहीं बनेगा, आप सबको साथ लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसा ना हो कि 44वां दल आपका हो उनके साथ। देखिए हमारा एजेंडा सीधा सीधा ये है कि ना किसी के अधिकार को मारेंगे, ना अपने अधिकार को मारने देंगे। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि देश के अंदर जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, ये लोग प्योर जातिवादी करते हैं, प्योर जातिवादी दल हैं, प्योर जातिवाद करते हैं, जिसके कारण दूसरे समाज को बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जिस राज्य में इनकी सरकार आ जाती है या जिस राज्य में अब ये अलायंस हैं, मान लीजिए हम बिहार की बात करते हैं, आज बिहार में जो है नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी और भाजपा की सरकार है, लेकिन चलती तो नीतीश कुमार जी की है। अब मान लीजिए हम क्षत्रिय समाज की या स्वर्ण समाज की बात करते हैं, अगर स्वर्ण समाज भाजपा को वोट देता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनता है, तो नीतीश कुमार जी तो गर्दन काटने के लिए तैयार बैठे हैं ना स्वर्ण समाज की या क्षत्रिय समाज की। तो बीजेपी को वोट दे के लाभ क्या हुआ क्षत्रिय समाज का? उसने बीजेपी को इसलिए वोट दिया कि भाई आपकी सरकार बनेगी तो हमारा फायदा होगा। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज बीजेपी से कहीं ना कहीं रुष्ट है, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी उनके हिसाब से काम नहीं कर पा रही। क्या ऐसा कहना आपका, ऐसा मानना है? बीजेपी काम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने वो अकेले इंडिविजुअल सरकार नहीं बनाई हुई है उन्होंने। हमारा ये कहना है कि भाई जब बीजेपी को देश ने फुल मेजोरिटी दी, मोदी जी को फुल मेजोरिटी दी, तो उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने 42 राजनीतिक पार्टियों को जो प्योर देश में जातिवाद करती हैं और दूसरे अपने जाति के अलावा सब दूसरी जातियों को परेशान करती हैं, तो उनको उन्होंने क्यों शामिल किया हुआ है? क्योंकि इससे देश कमजोर होता है। वो 42 पार्टियां जातिवाद करती हैं, वो जो है दूसरी जातियों को परेशान करती हैं। तो या तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है कि या तो बीजेपी जैसी पार्टी इन 42 राजनीतिक दलों को बाहर निकाल दे, कहे कि हमारे पास फुल मेजोरिटी है, लोगों ने हम पे विश्वास किया, हम भाई अपने अनुसार हमारे जो मुद्दे हैं उस पर हम काम करेंगे। या तो वो ऐसा करे, या तो फिर दूसरी इस समस्या का हल ये है कि भाई जो समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है वो भी उनकी तरह एक राजनीतिक दल बनाए, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय या भेदभाव ना करे। हाँ, लेकिन अपने साथ भी भेदभाव नहीं होने देगा। तो उसी लाइन पर हम चल रहे हैं, ना हम किसी के साथ अन्याय करेंगे, ना किसी से भेदभाव करेंगे, लेकिन अपने साथ भी जब अन्याय हमारे साथ कोई करने की कोशिश करेगा तो हम वहां पर उस मीटिंग में वीटो का इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप बिहार में चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी, तो कहीं ना कहीं आप किसी दल का साथ लेंगे या देंगे, या आप खुद अपने ही दम पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने सभी 238 सीटों पर अपना काम जारी रखा हुआ है, और जैसा मैंने पार्टी की विचारधारा आपके सामने रखी, हमारा एक मैनिफेस्टो है, अगर उस मैनिफेस्टो से, हमारी विचारधारा से कोई पार्टी सहमति प्रकट करेगी, वो ये कहेगी हाँ भाई हम भी इस एजेंडे पर आपके साथ हैं, और उनके भी एजेंडे हमारी पार्टी को पसंद होंगे या मिलाप खाएंगे, तो ज़रूर हम साथ में मिलकर भी चुनाव लड़ने में हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि समान विचारधारा के दल को साथ में लेने में कोई अर्ज नहीं है। हम भाजपा की तरह ऐसा नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है भाई हम, और उसके कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम मुसलमान भाइयों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा वो माहौल क्रिएट करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इसके एनडीए के अलायंस हैं, 42 जो राजनीतिक दल हैं, ये अपने अपने राज्यों में प्योर मुसलमानों को अपने साथ लेकर राजनीति करते हैं, चाहे वो हमारे रामविलास पासवान जी हो, बिहार में उन्होंने पासवान प्लस मुस्लिम का समीकरण बनाया। मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा राणा जी, मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। क्या है मिस्टर समीकरण, बताइए।
देखिए मिस्टर समीकरण तो आप ही बताएंगे, आपका अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। नहीं, तो ये तो आप ही ने इस चीज़ को रचा है। आप बताइए कि मिस्टर समीकरण मतलब क्या है? मुझसे ज़्यादा बेटर तो आप जानते हैं। नहीं, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पीछे की रूपरेखा आपने तैयार कर रखी है। बताइए क्या है मिस्टर समीकरण? नहीं, आपकी देखिए मिस्टर समीकरण कोई भी इस तरह का समीकरण हमने तो कोई समीकरण नहीं बनाए हैं। नहीं, लेकिन इसमें है मैं जी। ये एक्चुअली क्या है, ये उन लोगों को एक तकलीफ हो रही है जी, जिन्होंने इस भावना के साथ अपने समीकरण बनाए थे। जी। चाहे वो जो है लालू यादव जी ने कहा हो कि MI समीकरण, जी, मुस्लिम प्लस यादव MY समीकरण, जी। चाहे वो समाजवादी का मुस्लिम प्लस यादव समीकरण रहा हो, जी। चाहे वो बसपा का दलित प्लस मुस्लिम समीकरण रहा हो, जी। चाहे वो रामविलास पासवान जी का रहा हो, जी। चाहे वो नीतीश कुमार जी का कुर्मी प्लस मुस्लिम समीकरण रहा हो। इन्होंने मुसलमान समाज का इस्तेमाल करके जी। राज सत्ता हासिल करी अपने अपने प्रदेशों में। चाहे वो JJP दुष्यंत का भाई का जो है तो क्या आपकी पार्टी ने तो नहीं का इस्तेमाल किया मिस्टर समीकरण, यानी कि मुस्लिम प्लस राजपूत समीकरण? देखिए आज लगातार, क्योंकि जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जी, उनको सभी राजनीतिक दलों ने, जिनका मैंने बताया, और जी। देश में ये जितनी भी NDA के 42 राजनीतिक पार्टियां हैं, जी, सिर्फ मुसलमान भाइयों को इस्तेमाल किया वोट बैंक के रूप में। जी। कोई पार्टी ये डराती है मुसलमान भाइयों को कि अगर आपने हमें वोट नहीं दी तो आपको BJP देश से बाहर निकाल देगी, जी। और कोई जो है ये डरा के वोट ले लेती है, जी। है ना। और BJP ये डरा के वोट लेती है हिंदुओं से कि आप हमें नहीं दोगे तो भाई मुसलमान भाई हावी हो जाएंगे। जी। जबकि राजनीति होनी चाहिए देश के विकास पर। जी। जो जिस धर्म का व्यक्ति है उसको अपना धर्म को फॉलो कर लेना चाहिए जी। और उसको मान सम्मान के साथ फॉलो करने देना चाहिए। जी। देखिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, मैंने आपसे बताया कि सभी धर्म सभी जातियों को साथ में लेकर चलेगी। जी। हाँ, लेकिन ये एक क्षत्रिय विचारधारा की पार्टी है जी। और ये इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों ने देश के लिए अपना खून बहाया है, गर्दनें कटवाई है। जी। चाहे वो किसी भी वर्ग के जो राजा थे जी। जो युद्ध में शहीद हुए, वो उनकी प्रजा में तो सभी लोग थे। जी। ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने बिल्कुल। सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ी, जी। अपने लिए जीवन कुर्बान किया। जी। तो उसी विचारधारा पे हम काम करेंगे। जी। लेकिन अभी क्या है कि लगातार क्षत्रिय समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जी। चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, जी। तो उसको हम अन्याय भी नहीं होने देंगे उनके साथ। मिस्टर समीकरण का आपने जिक्र किया है, उस मिस्टर समीकरण से मेरे जो समझ में आया है, शायद आपने मुस्लिम प्लस राजपूत समीकरण बताया। जी। देखिए ये समीकरण जिस दिन बन जाएगा, जी। हर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जी। मिस्टर समीकरण की सत्ता होगी। यानी मिस्टर समीकरण आपका बनाया हुआ आपका हाथ है इसमें? ये हमारा बनाया, आपने एक्सेप्ट कर लिया अभी? ये जो MY समीकरण वाले हैं जी, और जो जय भीम और जय मीम बोलने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जी, जो मुसलमान भाइयों को लगातार बेवकूफ़ बना रही हैं, जी, ये तो उनका गड़ा हुआ है, क्योंकि उनको ये चिंता हो रही है जी, जो मुसलमानों का इतने सालों से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, जी। इनको ये चिंता हो रही है कि अगर क्षत्रियों ने मुसलमानों ने दोनों मिल गए जी, तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी। जी। इनकी राजनीतिक जो है, जो इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं जी। कि अलग अलग अपना मुसलमानों को अलग अलग समय पे हर चुनाव में एक एक पार्टी बेवकूफ़ बनाती है, जी। तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जी। क्योंकि दोनों ही समाज जो है जी। राजा रहे हैं। जी। तो जब दोनों आज दोनों जो है सड़क पे हैं, जी। चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों चाहे राजपूत हों, आज सड़क पे हैं। सबको मालूम है कि अगर दोनों जो जिन्होंने राज किया है देश पे, दोनों एक साथ हो जाएंगे तो फिर राज कर लेंगे। जी। तो इसमें चिढ़ने वाले वही लोग हैं जो इतने सालों से मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब आप या राजपूतों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मतलब मुस्लिम और राजपूत का जो ये एक आपस में जो मेल है, ये पूरे विश्व में इसको आप लेके जाएंगे, यानी मिस्टर समीकरण आप बनाएंगे, ऐसा है? देखिए हम जब ये बात करते हैं, हमारा ये कहना होता है कि हम किसी का यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने के लिए या धर्म में दखलंदाजी करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो क्षत्रिय समाज है उसको उसका अधिकार मिले, जो हमारे मुस्लिम भाई है उसको उसका अधिकार मिले, जो हमारे दलित भाई हैं उसको उसका अधिकार मिले। हमारे दलित भाइयों के लिए सबसे अच्छा राजनीतिक दल राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, क्योंकि हम किसी दलित भाई का अधिकार नहीं खा सकते।
ओबीसी के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य सबसे अच्छा राजनीतिक दल है, क्योंकि हम किसी ओबीसी भाई की नौकरी नहीं खा सकते। इसी तरीके से हर मुस्लिम भाई के लिए आरजेपी सत्या सबसे अच्छा राजनीतिक दल है, क्योंकि ये जो क्षत्रिय है ये राज करना जानता है और सबको साथ में लेकर चलना जानता है। इसीलिए खटिया का निशान लिया, चारपाई का निशान लिया, कि जिससे कि हम अपनी खाट पर 36 बिरादरी को और हर धर्म को बैठाएं मान सम्मान के साथ, और जिसका जो अधिकार है वो उसका अधिकार उसको दें, और सबको मान सम्मान के साथ जो है उसका अधिकार, उसका हक उसको मिले, और हमारा भी अधिकार हमें मिले। ऐसा हम काम कर रहे हैं। चलिए, नेटिव न्यूज़ की तरफ से आपकी पार्टी को और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और बिहार चुनाव के लिए शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि बिहार में आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, और इसी के साथ साथ हम आप अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, जिनसे हमने हर तरीके के सवाल पूछे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया। आगे हम देखते हैं कि बिहार चुनाव में इनकी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी क्या कमाल दिखाती है। और आप इसी के साथ हमारे चैनल नेटिव न्यूज़ को, इस प्रोग्राम को देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर इसको जो है लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो मुझे शेर सिंह जी से पूछने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।